दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की भाषा लगातार तल्ख होती जा रही है और खास करके पिछले 2 दिनों में या 2 दिनों पहले जो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही, उससे ऐसा लगा कि एक राष्ट्रपति के तौर पर नहीं बल्कि कहीं ना कहीं किसी राष्ट्र की संप्रभुता को लेकर उनको बहुत चिंता नहीं है और एक बेहद ही बेफिक्र व्यक्ति के तौर पर वो बोलते नजर आए। खासकर तब जब उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्हें पता है कि मैं बहुत खुश नहीं हूं और वो मुझे खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। बकौल ट्रंप, भारत ने रूस से तेल खरीदना भी बहुत कम कर दिया है या लगभग बंद ही कर दिया है। इस तरह की बातें ट्रंप ने जब कही तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ कैसे व्यवसाय करे, इस पे हस्तक्षेप की कोशिश है। लेकिन इस खबर के भी 2 दिन पहले ब्लूमबर्ग की एक खबर खबर छपी थी और वो खबर ये थी कि कम से कम 3 कंटेनर रूस से क्रूड ऑयल लेकर के कच्चा तेल लेकर रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी के लिए रवाना हुए। 2.2 बिलियन बैरल तेल होने की बात उसमें कही गई। 2.2 मिलियन बैरल। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की खबर जब छपी, उसके बाद ट्रंप का बयान आया। ट्रंप का बयान जिस दिन आता है उसके बाद कल रात में 1:39 पर, जी हां, 1:39 पर रिलायंस की तरफ से एक ट्वीट किया गया और वो ट्वीट आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें साफ कहा गया कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सही नहीं है। रिलायंस ने पिछले 3 सप्ताह से कोई भी तेल रूस से नहीं मंगाया है और जनवरी महीने में ऐसी कोई कच्चा तेल आने की संभावना नहीं है। इसके साथ साथ ब्लूमबर्ग की जर्नलिज्म पर भी रिलायंस ने सवाल उठाया। लेकिन सवाल है, बड़ा सवाल है, और वो सवाल दरअसल यही है कि क्या वाकई ट्रंप से रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी घबरा गए? क्या ट्रंप ने अंबानी को भी सोचने पर विवश कर दिया? क्या ट्रंप दिल्ली की सत्ता को भी सोचने पर विवश कर रहा है? और क्या इस तरह की खबरें जो ब्लूमबर्ग ने दी, क्या इस तरह की खबरें किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा तो नहीं है? क्योंकि अब एक खबर आती है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर नए नए आयाम को स्थापित करती हुई दिखती है। इन सब के बीच उस खबर के मायने क्या है, रिलायंस के डिनायल के मायने क्या है और ट्रंप के बयान के मायने क्या है, इन सब पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ओंकारेश्वर पांडे जी के पास। ओंकारेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और धन्यवाद। सबसे पहले बाकी विषय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की चर्चा से पहले एक संक्षिप्त टिप्पणी हम आपसे चाहेंगे कि आखिर ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, ट्रंप का बयान और रिलायंस की तरफ से ब्लूमबर्ग के दावे का खंडन, इन तीनों के पीछे की एबीसीडी क्या है? देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट किस आधार पे किया है। जी। उन्होंने केपलर की रिपोर्ट का हवाला दिया है। केपलर एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, हाँ। जो हर प्रकार के एनर्जी रिलेटेड जो हैं, चाहे ऑयल है, गैस है या कोयला है, इसके जी। इंटरनेशनल ट्रेड पे नज़र रखना, उसका डाटा, उसका मूवमेंट, उसका वो सब चीज़ें उस पे रिपोर्ट करना और उसके अनुसार चलना। जी। लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को दुनिया के किसी और बड़े अखबार ने, किसी और बड़े मीडिया हाउस ने, किसी ने फॉलो नहीं किया है और ना हाँ। ही उसको जस्टिफाई किया है या उसको सही या गलत ठहराया है। गलत हाँ। किसने ठहराया है? तो ज़ाहिर है, रिलायंस कंपनी ने ठहराया। साफ-साफ डिनाई किया है कि इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है और बल्कि खेद जताया है कि इस तरह हाँ। का रिपोर्ट देख के इट्स अ पेनफुल, ये हाँ। दर्दनाक अपने आप में जी। बताया, पीड़ादायक हाँ। बताया है। मैं समझता हूँ कि जो रिपोर्ट है और जिसके आधार पर रिपोर्ट है, पहले उसके बैकग्राउंड को चेक करना पड़ता है कि हाँ। आजकल क्योंकि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा भी बहुत चल रहा है। भारत और जी। अमेरिका के बीच में संबंध अगर तनावपूर्ण है, तो इसको और खराब कैसे किए जाएँ, इसके लिए हाँ। अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा चलेगा। जो उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के जो उसमें स्टेक होते हैं, उसका भी एजेंडा होता है कि इनको इनको कैसे डिस्टर्ब किया जाए। तो और हाल के इस दशक में कम से कम, कई वर्षों नहीं, दशक में हमने देखा है कि चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, उसका एजेंडा कहीं न कहीं आके किसी न किसी के हित को पूरा करता हुआ दिखाई देता है।
इराक वाला, जैसे हम लोगों ने पहले चर्चा करी थी, इराक वाले मसले पे जब इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा था, तो वैसे तो स्वतंत्र दिखता हुआ लिखता है और बोलता है, लेकिन कहीं न कहीं उसका एजेंडा ये जस्टिफाई करता है ना कि जो बड़े देश कह रहे हैं वही सच्चाई है, कि इराक में बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, कुछ और चीजें हैं। कहा तो था ना, सबने कहा था जी ना। जी उनको उस समय कौन सा आधार था? क्या उनको भी वही आधार, वही रिसर्च, वही रिपोर्ट मिल रही थी जैसे आज इसके मामले में है? तो हमें सबसे पहले ये केयरफुली देखना पड़ेगा कि ब्लूमबर्ग हो चाहे वो केपलर हो, वो एजेंसियां क्या अमेरिका के प्रभाव में काम करती हैं, या अमेरिका से फंडेड हैं, या अमेरिका उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करता है। उसमें हम देखेंगे कि ये वैसे तो दोनों एजेंसियां स्वतंत्र हैं और जी डाटा के मामले में इनके डाटा इसको काफी क्रेडिबिलिटी भी प्राप्त है, हम्म लेकिन एजेंडा बड़े दूर से कहीं ना कहीं आप यह उठा रहे हैं इस मसले को जाने बगैर। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि क्या अमेरिकन सर्विलेंस इस रूट पे नहीं है, जिस रूट के बारे में आप कह रहे हैं कि रशिया से जहाज चलेगा और जामनगर तक आएगा। तो अमेरिका के जो फॉरेन एसेट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तो निगाह पूरे विश्व पे होती है, हम्म सैटेलाइट के जरिए भी निगाह है, और उनके पास निगाह रखने के लिए बहुत सारे तंत्र मौजूद हैं। जहां से ऑयल चला, जहां से टैंकर बीच में हो रहा है, और जिस रूट को फॉलो करता है, वो सब कुछ उनकी निगाह में होता है। फिर जी भी ये कहना कि नहीं ये चला तो है और जामनगर के लिए चला है, इसमें तो आपको और जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने जिन सिग्नल्स का हवाला दिया है कि वो सिग्नल्स आपने केपलर डाटा ने जो रिलीज किया उसको आपने पकड़ा और ये मान लिया। संभव है कि वो कहीं किसी और के रास्ते पर भी जा सके। आप कैसे कह सकते हैं कि यहां से ये बंदा चला है तो दिल्ली ही जाएगा? जी हो सकता है आधे रास्ते वो जयपुर चला जाए, या भोपाल के रास्ते पे चला जाए, कहीं और चला जाए। तो ये जी तो जब तक डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम और टू नहीं हो जाए, तब तक कहना तो बड़ा बेमानी है। इस मामले में मैं समझता हूं कि रिलायंस ने जो खंडन जारी किया है वो ठीक सा लगता है, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीजें, दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात है, जी अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए हैं रशियन कंपनी पे, वो सारी कंपनियों पे नहीं है, दो कंपनियों पे है। और जिन कंपनियों से ऑयल खरीदने पे जो प्रतिबंध लगा है, रिलायंस ने पहले ही कह दिया है कि हमने इससे तेल खरीदना बंद कर दिया है और इससे हम्म नहीं खरीद रहे हैं। तो अब ये तेल, ये ऑयल किस कंपनी का है, ये तो देखना होगा कि कौन सी कंपनी से है, और ये कहाँ जा ब्लूमबर्ग या रहा है। केपलर को बताना चाहिए था। ये बताना चाहिए कि ये कौन सी कंपनी का ऑयल है। अब ऐसे तो मान लीजिए कि हो सकता है कि जो नॉन सैंक्शनड कंपनी हो उसका ऑयल चल रहा, उसमें भी एक और बहुत टेक्निकल वर्ड यूज होता है, एक्सपोर्ट सेंट्रिक, कि हम उसको जी लाएंगे और फिर कहीं और एक्सपोर्ट न करेंगे, हम उस पे हम प्रतिबंध है, जी और उस पे जो है रिलायंस ने कहा है कि हम खुद नहीं का इस्तेमाल खरीदेंगे। के लिए लाएंगे। हाँ, तो उसके लिए इस्तेमाल के लिए लाएंगे। तो ये इन टेक्निकल वर्ड्स को बचा के, ये तो फिर वैसी ही जर्नलिज्म हो गई ना कि आप शब्दों का हवाला किसी तरह जी घुमा फिरा के देते हैं और उसमें वो कर लेते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जी इस रिपोर्ट का कोई सब्सटेंशिएट करने वाला कहीं कोई डाटा या कहीं कोई तथ्य दिखाई देता हो, ऐसा दिख नहीं रहा है। तो केपलर के डाटा को ब्लूमबर्ग इस्तेमाल कर रहा है, और ब्लूमबर्ग अमेरिकन कंपनी है, माइकल ब्लूमबर्ग ने उसको स्थापित किया है। ओवरऑल वो एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशंस नजर आते हैं, बट लार्जर सेंस में कहीं ना कहीं तो ये एजेंडा फुलफिल हो रहा है। जी कहीं ना कहीं एक तो उन सवाल। चीजों को, ये इस सेंसिटिविटी के लिहाज से भी इसको देखा जाना चाहिए। मैं पूरी तरह से नहीं कहता कि ठीक है ब्लूमबर्ग की पूरी रिपोर्ट गलत है, रिपोर्ट जी सही होगी, लेकिन फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि वो टैंकर कौन है। फिर तो हम्म जो रिलायंस खंडन कर रहा है कि नहीं, जो हमें एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट नहीं करने को कहा गया है, या जिस चीज को लेके भारत और अमेरिका में जो तनाव है, वो पर्टिकुलर इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब कोई और जी चीज आ रही, कोई और टैंकर आ रहा हो, तो आप उसको कैसे कहेंगे कि यही टैंकर है या नहीं है? जी। जी नहीं, एक सवाल और उठता है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर और इसमें जो नए तरह के सैंक्शन की परिस्थितियां हैं, उसमें पुराने सैंक्शन को याद करना जरूरी हो जाता है। पुराना सैंक्शन ये है कि
अगर आपको पहला खाड़ी युद्ध याद हो 91, उसके बाद तेल के बदले अनाज, यानी आप बेच नहीं सकते ज्यादा, लेकिन उसके बदले खाने पीने की चीजों के बदले तेल दे सकते हैं। ये स्कीम चलती थी कुछ देशों के लिए जब सैंक्शंस लगते थे। बिल क्लिंटन के टाइम, क्योंकि जॉर्ज बुश सीनियर के टाइम हुआ था पहला खाड़ी युद्ध, उसके बाद क्लिंटन आ गए थे 93 में, जनवरी में ही ये चल रहा था। आपको याद होगा कि भारत के एक विदेश मंत्री की कुर्सी भी 2005 में चली गई थी उस मामले में, वो फूड फॉर ऑयल या ऑयल फॉर फूड क्या था वो स्कीम उसमें। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सैंक्शन है कि बहुत सारे देशों पर कि अब बेच ही नहीं सकते, ज्यादातर कंपनियों या जिन कंपनियों कहा जा रहा है कि आप बेच ही नहीं सकते, क्या ये नहीं लगता कि ट्रंप एक तरह से अधिनायकवाद की हद तक जाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसमें आपके और हमारे सोचने से नहीं होगा। दुनिया के तमाम मुल्क इस बात को महसूस कर रहे हैं और इस बात पर रिएक्ट भी कर रहे हैं कि एक कोई देश इस तरह से जो है वो दुनिया का पुलिस भी हो जाए और जज भी हो जाए, ये तो ठीक नहीं है, ये ऐसा जी होता नहीं है। और फिर आप अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, उसका भी ख़्याल आपको रखना है। फिर आप ये कहते हैं कोई समानता का जो संप्रभुता का जो कानून है, देशों के बीच जो सह अस्तित्व की भावना है, वो समानता के आधार पर है। सभी देश एक जी दूसरे से समान हैं। तो ये तो दिख रहा है कि किस तरह से वन साइडेड जो है टैरिफ लगाए गए हैं और दुनिया के तमाम देशों से के साथ अमेरिका के रिलेशन इसके आधार पे जो है बिगड़े भी हैं, तनावपूर्ण हुए हैं। भारत भी उसमें शामिल है और तमाम दुनिया ने चिंता जताई है, लेकिन उनको लगता जी है कि नहीं ये तात्कालिक उपाय है जिसके ज़रिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है। मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी और अमेरिकी जो एक तरह से प्रभुता, वो भी प्रभावित होगी क्योंकि जब आप अपनी मोरल अथॉरिटी खोते हैं, तो आपकी बाकी की सब की अथॉरिटी चाहे आपकी सैन्य अथॉरिटी हो, इकोनॉमिक अथॉरिटी हो और डिप्लोमैटिक अथॉरिटी हो, उसमें भी कहीं न कहीं ह्रास होता है, उसमें भी कहीं न कहीं गिरावट आती है। तो ये जी बात तो अमेरिका में भी महसूस किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर वहाँ के ऑपोजिशन ने, वहाँ के आम लोगों ने, वहाँ तो बात-बात पर जो लोग हैं जुलूस लेके निकल जाते हैं, रैलियां कर डालते हैं और वो सब हुआ है। नाटो के कंट्रीज, यूरोप के वो तमाम देश जो एक सुर से अमेरिका का साथ देते रहे हैं, वो भी जो है अलग इस बात पे चिंता जताते हैं और उन देशों में ये देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो मौजूदा पॉलिसी है, ये संभव है कि ट्रंप की पॉलिसी हो, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस जो है वर्ल्ड में सामान्य तरीके से, आम तरीके से कहीं भी नहीं है क्या और लोगों अमेरिका ने के अंदर इसका है खुल इसकी के विरोध एक्सेप्टेंस? किया है। क्या इसकी जी? स्वीकार्यता अमेरिकी जनमानस के बीच में है, जो नहीं, ट्रंप की बिल्कुल नहीं है, पॉलिसी? अमेरिकी जनमानस के बीच में बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि भले ही बोल ना रहे हों और रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी भारत जैसे देशों के साथ एक उनके अंदर ये मान्यता है कि भारत के साथ हमारे नेचुरल रिलेशंस हैं और अनअवॉइडेबल मतलब इनडिस्पोजेबल रिलेशंस हैं। ये आपको जी रखना ही है। ये आज नहीं, कल के भी आपकी ज़रूरतों के मुताबिक है। भारत के साथ रिश्ता एक अहम रिश्ता है। आप पूरे अगर एशियन कंट्रीज के साथ देखें, तो वो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम्म ये जो प्रेशर टैक्टिस है कि किसी को कंट्री को कहना कि तुम यहाँ से मत खरीदो, यहाँ से खरीदो और मेरे यहाँ से ही खरीदो, ये थोड़ा अतिरिक्त है। मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी में आप हम्म देशों को जितना खुला रखते हैं, हम्म दोस्ती से जितना आपके पास, प्यार से कोई जितना आपके पास आ सकता है, दबाव से तो उतना नहीं आ सकता है ना। तो जी दबाव की जीत हमेशा की जीत नहीं होती है और ये किसी भी प्रकार का जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है किसी भी कंट्री पे, इंक्लूडिंग इंडिया, दैट शुड नॉट गो बियॉन्ड, दैट शुड नॉट रीच टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हमारे हम्म दोनों देशों के संबंध बड़े मुश्किल से मधुर हुए। जसवंत टालबोट की वार्ता के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जब शुरू किया, उसके पहले की सरकारों ने भी, उसके जी बाद मनमोहन सरकार ने लगातार बातचीत करके हमारे रिलेशन इतने सुधरे कि जिस अमेरिका ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद प्रतिबंध लगाए थे, उसी कंट्री ने, उसी अमेरिका ने मनमोहन सिंह सरकार में एटॉमिक हमारे साथ न्यूक्लियर डील किया।
1 2 3 डील अमेरिका के साथ है। अमेरिका के साथ आज भी हमारे मिलिट्री रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन, न्यूक्लियर साइंस रिलेशन और कई प्रकार के रिलेशंस हैं। तो ये उसको तो कोई दोनों देशों में से कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो आज जी का प्रेशर कहीं दो व्यक्तियों के अहम का टकराव ना हो, दो व्यक्तियों के बीच के, दो नेताओं के बीच का वो ना हो, इसको भी थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। जी जी। एक सवाल और उठता है कि जिस वक्त ईरान वाला क्राइसिस चल रहा था, उस वक्त तेल खरीदने को लेकर, कच्चा तेल खरीदने को लेकर ईरान के साथ भारत के रिश्ते कैसे हों, इसे भी कहीं ना कहीं अमेरिका तय करता हुआ दिख रहा था। उसके बाद ये प्रेसिडेंस बनता चला जा रहा है कि पूरी दुनिया में कौन किससे तेल खरीदेगा। एक बार अगर उचित प्रतिरोध नहीं हुआ तो आगे इसी तरह की दादागिरी वाली मानसिकता बढ़ती चली जाएगी। क्या आपको लगता है कि ईरान के वक्त चूक हुई थी, या उसके पहले चूक हुई थी, या अब चूक हो रही है? देखिए, मैं सबसे ज्यादा इसको मानता हूं कि डिप्लोमेसी में पर्सनल रिलेशंस को बहुत करीब लाना लाभदायक नहीं, नुकसानदायक हो जाता है। हम्म, जब आप एक डिस्टेंस रखते हैं रिलेशंस में, तब आपके पास हाँ या ना कहने का अवसर होता है। जब आप बिल्कुल उस डिस्टेंस को तोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर लोग हावी होने की कोशिश करते हैं। हम्म, हमारे मामले में अगर चूक हुई है तो यही चूक है कि हमने कुछ ज्यादा ही दोस्ती मान ली या कर ली, या हमने हम्म, उनके उस पे जो है ज्यादा अपने आप को दिखाना शुरू किया कि हम्म, नमस्ते ट्रम्प भी, हाउडी मोदी भी, और फिर जो है उनके साथ हम हग डिप्लोमेसी कर रहे हैं। देर हम्म, हैज टू बी अ डिस्टेंस बिटवीन द रिलेशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। आप उस हम्म, चीज को जब जैसे ही आप उसको ब्रेक करते हैं ना, तो सामने वाला भी आपका लाभ उठाने की कोशिश करने लगता है। आप पहले की जी, सरकारों ने इस जो है डेलिकेसी को, इस संवेदनशीलता को समझा था। तभी वो उनकी पॉलिसी क्या थी, और लगातार उनकी नहीं, किसी पार्टी की पॉलिटिक्स को ये ना हम्म, समझिए पॉलिसी। भारत देश की पॉलिसी क्या रही है आजादी के बाद से? हम हम्म, एक नॉन अलाइन कंट्री रहे हैं, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को इसी तरह से हम लीड करते रहे हैं। तो हम्म, दुनिया के वो तमाम देश, वो चाहे जो रसिया के खिलाफ हो, अमेरिका के खिलाफ हो, दोनों ध्रुवों के खिलाफ हो, दोनों हम्म, महाशक्तियों के, वो हमारे पास आते थे। जी, हमने इस चीज को बैलेंस बनाए रखा। अमेरिका से विरोध के बावजूद रशिया से हमारा रशिया ने सहयोग किया, लेकिन हम्म, इतना ज्यादा नहीं हमने कभी अवसर दिया। मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं दिया कि रशिया हमको डोमिनेट करे, रशिया हम्म, हमको किसी भी तरह से डिक्टेट करे। कभी किया भी नहीं है रशिया ने। तो जी, अमेरिका के साथ भी हमारा रिलेशन उतना ही रहना चाहिए था कि भाई ये समानता के आधार पे हो। हम भी एक संप्रभु राष्ट्र हैं, आप भी एक संप्रभु राष्ट्र हो। आपको भी जी, हमारी जरूरत है, हमको भी आपकी जरूरत है। तो सहयोग का रिश्ता होना चाहिए। टकराव के मुद्दे को डिप्लोमेटिकली हैंडल करके उसको दूर किया जाता है, यही तो डिप्लोमेसी है। जब बार बार प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए और उसके बाद हटा के भारत के साथ न्यूक्लियर डील किया, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर भी ये रियलाइजेशन हुआ ना कि नहीं, भारत को हम छोड़ नहीं सकते। भारत के साथ उन्हीं जो है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में हम उसको इजाजत देंगे कि वो उसको न्यूक्लियर एनर्जी की सप्लाई मिलती रहे, और जो है उसके साथ एक समझौता कर। ये अमेरिकन अंडरस्टैंडिंग के बाद ही तो हुआ होगा ना। ऐसा तो नहीं कि जी, किसी नेता से खुश होके, आप मनमोहन सिंह से खुश थे इसलिए आपने कर दिया, ऐसा नहीं होता। हम्म, दोनों देश ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, सिवाय बजाय इसके कि किसी नेता विशेष की बात करें। इसमें इसी चीज को हमें ये समझना होगा कि हमें आज भी किसी भी देश के साथ उतना ही डिस्टेंस और उतनी ही रिलेशंस को बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिगाड़ना तो 2 मिनट का काम है। आज भी, आज कुछ उल्टा सीधा स्टेटमेंट वो दे दें, हम दे दें, कोई और दे दे, बिगड़ जाता है। एक रिपोर्ट कोई आ जाए जिससे लगता है कि नहीं, ये पूरा रिलेशन खराब हो सकता है। और निश्चित रूप से दो बड़ी शक्तियों के बीच में भारत भी एक बड़ी शक्ति है, हम्म, चार दुनिया के ताकतवर मुल्कों में शामिल है। उसको आपस में रिलेशंस बिगड़े, ये तो लोग चाहेंगे ना, ये इंटरनेशनल मीडिया जी, भी चाहेगा ना। तो जी, हमें उसको उस बैकग्राउंड से देखना होगा कि क्या ये रिपोर्ट डाटा पर तो सही है, लेकिन क्या इंटेंट पर भी सही है।
उसके समय पर भी सही है कि इसी वक्त आपको ये छापना है, और ये वेरीफाई किए बगैर कि ये अगर मान लीजिए ये टैंकर चले तो वो टैंकर उन प्रतिबंधित कंपनियों के थे या नॉन प्रतिबंधित कंपनियों के थे। इस मामले में अगर देखें तो रिलायंस ने अगर डिनाई किया है, साथ साथ ये वर्ड, रिलायंस एक क्रेडिबल कंपनी है इंडिया की, जी, हमें ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। उसके पेन को समझा जाना चाहिए कि भाई जर्नलिज्म में कोई भी चीज आप तथ्यात्मक रूप से बारीकी के साथ भी ऐसा ना करें कि किसी देश को, किसी कंपनी को और किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस को उससे प्रभाव पड़ता हो। जी। ये हमें लगता है कि दर्शकों को भी समझना होगा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरह की खबर का के पहले खबर लिखने वाले और छापने वाले की मंशा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां क्या है और जिसके बारे में छापी जा रही है वो खबर, वो किस तरह की पृष्ठभूमि का है, चाहे वो व्यक्ति हो या संस्था हो। कहीं ना कहीं कई सारे पहलू इस खबर से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप की परिस्थितियां और डोनाल्ड ट्रंप अपनी परिस्थितियों से पूरी दुनिया को बिना सोचे समझे जो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसका परिणाम पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा? कम से कम आज की परिस्थिति में तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन अब बात भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणियों से आगे बढ़कर अखबार की खबरों पर यकीन करें, मीडिया पोर्टल्स की खबरों पर यकीन करें, तो कहीं ना कहीं एक कॉरपोरेट को भी घसीटने की कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं रिलायंस की कोई तरफदारी नहीं कर रहा, कहीं से कोई तरफदारी नहीं कर रहा, और ये बताना इसलिए जरूरी है, कई सारे लोग ये समझेंगे कि ये निश्चित तौर पर किसी कॉरपोरेट घराने की तरफ से बोल रहे हैं और किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल अभिषेक जी, ये भी एक सच्चाई है कि रशिया से या किसी भी कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करने वाली सिर्फ कंपनी रिलायंस नहीं है। हमारी जी, जो बहुत सारी पीएसयूज कंपनियां हैं हैं, जी, पब्लिक ओएनजीसी सेक्टर है, कंपनी इंडियन जी। ऑयल है, तमाम है, हमारे जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी हैं, वो भी तो बाई करते हैं, वो भी परचेज जी करते हैं। जी। इसलिए ये परचेज भी कोई पर्सनल कंजम्पशन नहीं है। अगर हम्म, कोई परचेज कहीं से भी हुआ है, होता है या होगा, वो देश के इस्तेमाल के लिए। अगर ईरान से हमने ऑयल इंपोर्ट बंद किया है तो कहीं ना कहीं उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। रशिया जी से हो, चाहे वेनेजुएला, जहां पे आज वो एक्शन किया है अमेरिका ने, उस वेनेजुएला से भी हमारे तेल इंपोर्ट होते हैं, भले भले कम मात्रा में हो रहे हो, अन्य देशों से जी। भी होंगे और होते और रहे हैं। दूरी ज्यादा तो है तो कम मात्रा में होती ये तो भारत के एनर्जी सिक्योरिटी का मसला है, किसी कॉरपोरेट या किसी कंपनी का मसला नहीं है। जी। है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और इस तरह की खबर को बिना जांचे परखे करने से किसी भी मीडिया पोर्टल्स को बचना चाहिए, खासकर उस दौर में जिस दौर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पहले ही एक व्यक्ति की जिद के कारण कसौटी पर आकर खड़े हो गए हो। देखते हैं आने वाले परिस्थितियों में भारत और अमेरिका के संबंध किस दिशा में जाते हैं। उम्मीद है बेहतर होंगे, क्योंकि ये संबंध सत्ताधीशों और कॉरपोरेट की भूमिका पर नहीं, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच विश्वास पर, नागरिकों की भूमिका पर, वीजा सिस्टम पर, एक दूसरे के यहाँ कल्चरल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर जो जुड़ाव है, इंडियन डायस्पोरा के द्वारा बनाया गया संबंध है। इसे किसी व्यक्ति, किसी अखबार, किसी सत्ताधीश के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस तरह की खबरें आ रही है जिसे निश्चित तौर पर सही नहीं कहा जा सकता। आज इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ओंकारेश्वर जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।